हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रा आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज के हमारे जो लेक्चर का टॉपिक है, जो लेक्चर का हम पढ़ने वाले हैं आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को। तो देखिए, हमने सामान्य ये सुना ही है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसी तरह जीएसटी के भी क्या है, दो पहलू है। मतलब अगर इसको लगाने के कुछ एडवांटेज हुए हैं तो इसके कुछ न कुछ डिसएडवांटेज भी रहे हैं। तो इसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, वो आज हम इस लेक्चर के अंदर कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जीएसटी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें जो हमने वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जानकारियाँ थी जीएसटी की, वो हमने कम्प्लीटली क्या की थी, डिस्कस की थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। तो देखिए, हम जीएसटी के अगर एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज को कहते हैं जीएसटी के कुछ लाभ। मतलब जीएसटी को लगाने के बाद में हमें क्या क्या बेनिफिट हुए हैं, कंट्री को क्या क्या लाभ हुए हैं, उसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो अगर हम बेनिफिट की या सबसे पहले एडवांटेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो एडवांटेज रहा है वो है एलिमिनेटिंग टैक्स ऑन टैक्स इफ़ेक्ट। मतलब जो टैक्स ऑन टैक्स इफ़ेक्ट है वो क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। हिंदी में इसको बोलते हैं कर पर कर के प्रभाव का समाप्त हो जाना। मतलब पहले क्या होता था कि जो टैक्स लगते थे वो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर 2 या 3 टैक्स लग जाते थे। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहा है तो प्रोडक्शन करने पर उस पर कस्टम लग जाता था, एंड बाद में जब उसकी सेल की जाती थी तो उसके ऊपर वेट भी लग जाता था। तो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा टैक्स लग रहे थे, तो उसको कह रहे थे टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट। तो मतलब हर प्रोडक्ट के ऊपर डबल टैक्सेशन हो रहे थे, 2-2, 3-3 टाइप के टैक्स उसके ऊपर लग रहे थे। तो जीएसटी लगने के बाद में ये जो टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट है वो क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। ठीक है, समाप्त हो गया है। तो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर अब एक से ज़्यादा टाइप के टैक्स नहीं लग रहे हैं, सिर्फ एक ही टाइप का टैक्स लग रहा है और उसका नाम है जीएसटी। ठीक है, तो ये टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट अभी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। इसको हिंदी में बोलते हैं कर पर कर का प्रभाव। तो जो कर पे कर लग रहा था, एक बार कर लगने के बाद दूसरी बार लग रहा था, वो अभी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। ठीक है, सेकेंड बात कर रहे हैं प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो देखिए, जीएसटी में प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी है। पहले क्या होता था कि पहले के जो टैक्स स्ट्रक्चर था, पहले का जो टैक्स प्रणाली था, उसके अंदर जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को बहुत सारे क्लासेस में क्लासीफाई किया गया था, और सारे ही क्लासेस में जो टैक्स की रेट थी उसमें क्या था, डिफरेंस था। तो जो टैक्स पेयर थे अपने प्रोडक्ट को उस कैटेगरी के अंदर रखना चाहते थे जिसमें टैक्स की रेट क्या हो, कम हो। तो जीएसटी लगने के बाद में ये जो है मैटर वो क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। क्योंकि इसमें जो है गुड्स और सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक कोड दिए गए हैं, जो कि 8 डिजिट का कोड है। और गुड्स के लिए जो कोड दिया गया है उसे हमने कहा है HSN कोड। ठीक है, गुड्स के लिए जो कोड दिया गया है उसे HSN कोड कहा गया है। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो हमने डिस्कस किया था अपने लेक्चर में, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। तो गुड्स को पहचानने के लिए ये 8 डिजिट का कोड दिया गया है। और इसी तरह सर्विसेज के लिए कोड दिया गया है SAC कोड, जिसमें सर्विसेज को रखा गया है। इसका फुल नेम होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो इससे हम सर्विसेज और गुड्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स रेट। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा कि टैक्स की जो रेटें हैं वो सभी प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रखी गई हैं जीएसटी में। तो गुड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में उसके ऊपर फिर टैक्स लगाया जाएगा। तो HSN कोड और SAC कोड जो है, इससे हम गुड्स को और सर्विसेज को इजीली पहचान सकते हैं कि वो कौन से कैटेगरी या कौन से टैक्स रेट के अंदर आ रहे हैं। जबकि पहले वाले टैक्स स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं था। सब जो गुड्स हैं वो बहुत सारे क्लासेस में क्लासीफाई थे, तो उस वजह से उन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता था कि कौन सा गुड्स कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। जबकि यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, वन टैक्स मतलब सिर्फ एक ही टैक्स है। पहले क्या होता था, बहुत सारे टैक्सेस थे और एक ही प्रोडक्ट पे बहुत सारे टैक्स लग रहे थे। अब वो सारे टैक्स तो हो गए ख़त्म और सिर्फ एक ही टैक्स बचा है, जिससे क्या हो गया है कि टैक्स प्रोसीजर बहुत ईजी हो गया है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज और हम कह सकते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं एक कर। ठीक है, सिर्फ एक ही कर लगेगा वस्तु के ऊपर या फिर सेवा के ऊपर, 2 या 3 टाइप के कर नहीं लगेंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें
और पहले क्या होते थे कि बहुत सारे जो टैक्स होते थे ना, उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। क्यों? इतने सारे टैक्सेस लगाने और उनका कलेक्शन करना, ये सारी चीज़ों में क्या होता था, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम भी क्रिएट होते थे। तो अभी जीएसटी की वजह से सिर्फ एक ही टैक्स बचा है और वो सारी प्रॉब्लम्स क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट की प्राइस भी क्या होने लग गई है, डिक्रीज होने लग गई है। क्योंकि पहले एक ही प्रोडक्ट पे 2 या 3 या 4 या टाइप के अगर टैक्स लगने लग जाते थे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज ही होगा। तो वो सारे टैक्स हट गए हैं और उसकी जगह सिर्फ एक ही टैक्स लग रहा है, तो प्रोडक्ट की प्राइस में क्या होने लग गया है, डिक्रीमेंट होने लग गया है। तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। इसको हिंदी में कह सकते हैं कि वस्तुओं के मूल्य में कमी आ रही है। ठीक है, तो वस्तुओं के मूल्य में कमी हो रही है क्योंकि कम कर लग रहे हैं, ज़्यादा कर नहीं लग रहे हैं। अगर ज़्यादा कर लग रहे होते तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता। कॉस्ट और टैक्स की अगर प्राइस मिला देते तो फिर उसकी प्राइस ऑब्वियसली इंक्रीज होती। ठीक है, तो अभी वो इफ़ेक्ट क्या हो गया है, वो जो क्या बोलते हैं, वो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, इजी कंप्लेंट्स। तो देखिए इसका जो अनुपालना है, इसको हिंदी में बोलते हैं आसान अनुपालना। मतलब कर की अनुपालना आसान हो गई है, कर का जो कंप्लेंट्स है वो इजी हो गया है। मतलब कि टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने से लगा करके टैक्स के रिटर्न भरने, जीएसटी के रिटर्न भरना, जीएसटी का टैक्स जमा करवाना, ये सारी प्रोसीजर क्या हो गई है, बहुत ईजी हो गई है। क्योंकि सारी प्रोसीजर कैसे होने लग गई है, ऑनलाइन होने लग गई है। ऑफलाइन कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। इस वजह से टैक्स का जो ये कंप्लेंट्स है वो बहुत ही ईजी तरीके से होने लग गया है। रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर अपने जीएसटी रिटर्न फाइल करो, देन टैक्स पे करो, बहुत ही इजी प्रोसीजर हो गया। और सारा का सारा काम किस पे होने लग गया है, कंप्यूटर बेस होने लग गया है, ऑनलाइन होने लग गया है। तो इस वजह से ये जो प्रोसीजर है वो भी क्या होने लग गई है, ईजी होने लग गई है। अब कर की अनुपालना आसान हो गई है। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं कर की अनुपालना। तो जीएसटी लगने के बाद कर अनुपालन क्या हो गया है, बहुत इजी हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता, इसको हिंदी में बोलते हैं एक रूपता। तो देखिए पहले क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती थी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती थी। तो उनके जो टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स की रेट और टैक्स का जो भी सिस्टम या प्रोसीजर था उसमें क्या होता था, डिफरेंस होता था। तो उस डिफरेंस की वजह से दोनों में मतलब एक रूपता नहीं हो पाती थी, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं हो पाती थी। जबकि अभी जो जीएसटी लगने के बाद में एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों एक साथ में लगते हैं और दोनों के जो टैक्स प्रोसीजर हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं और दोनों की टैक्स रेटें भी क्या है, बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इनमें क्या होने लग गई है, यूनिफॉर्मिटी होने लग गई है, दोनों में एक रूपता होने लग गई है। तो ये इसका एक और बेनिफिट है। ठीक है, आपने ये देखा होगा कि हमने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस किया था, तब मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक ही स्टेट के अंदर, मतलब हम कहते हैं इंटर स्टेट अगर हम कुछ कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, तो उस पर एसजीएसटी भी लगता है और उस पर सीजीएसटी भी लगता है। ठीक है, उस पर सीजीएसटी भी लगता है। तो मतलब एक ही ट्रांजैक्शन पर स्टेट गवर्नमेंट भी अपना टैक्स कवर कर लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना टैक्स कवर कर लेती है। तो ये दोनों टैक्स एक ही ट्रांजैक्शन पर, एक ही स्टेट के अंदर होने वाले ट्रांजैक्शन में कवर हो जाते हैं। जबकि अगर हम इंटर स्टेट कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, राज्य के बाहर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो वहाँ पे वो कौन सा टैक्स लगने लग जाता है, आईजीएसटी लगने लग जाता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगने लग जाता है। ठीक है, ये हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो इसमें क्या है कि ये जो टैक्स की प्रोसीजर है, टैक्स की रेट है, जो स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी के लिए जो रेट है और सीजीएसटी के लिए जो रेट है वो बिल्कुल दोनों क्या है, सेम है। इसलिए इन दोनों में क्या है, यूनिफॉर्मिटी है। तो ये एक इसका क्या कह सकते हैं, हम एडवांटेज कह सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स। रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स का मतलब इसको हिंदी में कह सकते हैं न्याय संगत कर। ठीक है, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं न्याय संगत कर। तो न्याय संगत कर का मतलब क्या होता है कि देखिए पहले क्या होता था कि बहुत सारे टैक्स थे, और बहुत सारे टैक्स थे तो बहुत सारे टैक्स के एक्ट भी बहुत सारे थे। जैसे अगर हम वैल्यू एडेड टैक्स की बात करें तो उसको रेगुलेट करने के लिए अलग एक्ट था, अगर हम कस्टम की बात करें तो उसके लिए अलग था, अगर हम सेल टैक्स की बात करें, सर्विस टैक्स की बात करें, तो सबके लिए अलग अलग एक्ट थे। तो अलग अलग एक्ट में अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन, अलग अलग तरह का प्रोडक्शन अलग अलग ट्रांजेक्शन, प्रोडक्शन और किसी भी
चीज़ की टर्मिनोलॉजी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया था। तो इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा क्या हो जाता था, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। अब आप ही सोचिए कि इतने सारे एक्ट हैं, तो इस एक्ट में इस चीज़ को कुछ और बताया गया है, दूसरे एक्ट में उस चीज़ को कुछ और बताया गया है, और उनकी डेफिनेशन में क्या है, डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती थी। तो ये जब जीएसटी लग गया है और एक ही टैक्स है तो एक्ट भी एक ही है, तो इनमें जो डेफिनेशंस है, जो प्रोसीजर है, वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है और एक जैसे हैं। तो इसमें क्या है, वो रेशनलाइजेशन हो गया है। हम ये कह सकते हैं कि कर जो है वो न्यायपूर्वक हो गया है, तर्कसंगत हो गया है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं इसमें। फिर अगर बात करें बेटर रिवेन्यू स्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिट अगर कहें हम कुछ चीज़, तो वो यही है कि वो बेटर रिवेन्यू स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। अब पहले क्या होता था पता है, पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के थे, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के थे। तो कुछ टैक्स ऐसे होते थे जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी और स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती थी, और कुछ टैक्स ऐसे होते थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। लेकिन कुछ टैक्स ऐसे होते थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी और स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। तो जो रिवेन्यू कलेक्शन का जो सिस्टम था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ही जंबल प्रोसीजर थी वो। तो अभी जीएसटी लगने के बाद में जो रिवेन्यू कलेक्शन स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, वो उसमें थोड़ा सा क्या कह सकते हैं हम, सुधार हुआ है। क्योंकि देखिए एक ही ट्रांजैक्शन पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना टैक्स कवर कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना टैक्स कवर कर रही है। तो एक ही ट्रांजैक्शन पर दोनों गवर्नमेंट अपना टैक्स कवर कर रही है, तो कलेक्शन बहुत ही इजी और बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर में दिख रहा है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं हो रहा है कि ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का कलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, या स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ऐसा नहीं है। तो ये ऐसा टैक्स, जो टैक्स लगा रही है वो ही कलेक्ट कर रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर है रिवेन्यू का, ये बहुत ही बेहतरीन और कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। तो ये जीएसटी के आ जाने के बाद सबसे बेटर एक कह सकते हैं हम एडवांटेज हुआ है कि रिवेन्यू कलेक्शन का जो स्ट्रक्चर है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का, वो एक बेटर कलेक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हुआ है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो ये इसको हिंदी में हम कह सकते हैं, हिंदी में देखिए इसको कह सकते हैं हम श्रेष्ठ राजस्व संरचना। इसको हम कह सकते हैं श्रेष्ठ राजस्व संरचना, मतलब राजस्व को कलेक्ट करने की एक बहुत ही अच्छी प्रणाली यहाँ पे दिखने को मिल सकती है। ठीक है, जीएसटी लगने के बाद में। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। पॉइंट नंबर 9 एडवांटेज का है कंट्रोल ऑन टैक्स इवेजन। तो टैक्स इवेजन के ऊपर कंट्रोल होने लग गया, मतलब कर की चोरी पे कंट्रोल होने लग गया है। कर की चोरी अब नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? क्योंकि देखिए सारा प्रोसीजर होने लग गया है ऑनलाइन, सारा काम होने लग गया है ऑनलाइन। और अब देखिए आपने एक वर्ड पिछले जो डिस्कस किया था वीडियो लेक्चर में, उसमें मैंने आपको बताया था इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक ये वर्ड हमने देखा था, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर किसी को चाहिए या किसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेना है, तो उसे अपने सेल के लिए जीएसटी का बिल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी सेल के लिए जीएसटी का बिल बनाएंगे तभी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उन्हें मिल पाएगा। तो मतलब हर सेल कैसे होगी? बिल के साथ में होगी। तो हर सेल बिल के साथ में होगी तो हर सेल का प्रूफ भी होगा। तो इससे क्या होगा कि टैक्स की चोरी होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या हो जाएगी? कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबकी जो सेल्स हैं वो बिल्कुल लीगल ही प्रूफ बताई हुई होगी, सबके लिए बिल काटे हुए होंगे। तो यहाँ पे कर की चोरी होने की संभावनाएं क्या हो जाएंगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये टैक्स इवेजन के ऊपर कंट्रोल हो गया है इस जीएसटी के आने के बाद में। फिर बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 10 की, इंक्रीज इन कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। देखिए जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, जबकि इसकी वजह से डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन में क्या हुआ है? कलेक्शन में इंक्रीमेंट हुआ है। कैसे? देखिए कैसे हो गया डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन में इंक्रीमेंट। अब देखिए कि पहले क्या होता था कि पहले लोग अपनी सेल करते रहते थे और बताते ही नहीं थे, बहुत सारे सेल करते थे और छुपा के रखते थे। ठीक है, और वो उस तरीके से जब वो अपने सेल को छुपाते थे तो अपने प्रॉफिट को भी कम ही बताते थे और इनकम टैक्स भी कम ही देते थे। लेकिन जैसे ही जीएसटी आया है, तो जीएसटी आ जाने के बाद उन्हें अपनी सेल्स के लिए बिल बनाने पड़ते हैं और हर सेल के लिए बिल बनाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से उनकी जो सेल है वो ओरिजिनल वैल्यू पे शो हो जाती है, और जैसे ही ओरिजिनल वैल्यू पे सेल शो होती है तो उन्हें इनकम टैक्स के लिए भी इन सब बातों का
देखना पड़ता है। तो इसके आ जाने से इनकम टैक्स में भी क्या होने लग गया है, बेनिफिट होने लग गया, इनकम टैक्स का कलेक्शन भी ज़्यादा होने लग गया है। देखिए अब पहले तो क्या होता था कि लोग 40 लाख की सेल भी ऐसे ही कर देते थे, लेकिन जीएसटी के आ जाने के बाद में अगर लोग 40 लाख की सेल कर रहे हैं तो 40 लाख की सेल के लिए 40 लाख के बिल भी बने हुए होंगे, तो उसके लिए उन्हें इनकम टैक्स भी पेड करना पड़ेगा। और इनकम टैक्स के लिए भी उनको वो देखना पड़ेगा कि हमारी 40 लाख की सेल हो गई है तो 40 लाख के टर्नओवर पर हमारे कितना टैक्स वगैरह बनेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं कि जीएसटी एक टैक्स में अगर सुधार हो गया है तो इसकी वजह से पीछे जो उसके पीछे लगने वाले टैक्सेस हैं उनमें भी वो बेनिफिट होने लग गया है। तो लोग अब क्या करते हैं कि अब जैसे सेल कर रहे हैं तो उन्हें बताना ही पड़ेगा ओरिजिनल सेल बताएंगे तो इनकम भी ओरिजिनल दिखने लग जाएगी, तो इनकम टैक्स भी उनको पेड करना पड़ेगा। तो उस इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, उसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये सारे उसके क्या है, जीएसटी के एडवांटेज है। तो ये सारे एडवांटेज हमने देखे हैं कम से कम 10 पॉइंट के अंदर। तो ये सब जीएसटी के एडवांटेज हैं। अब देखिए जीएसटी के इतने सारे एडवांटेज हैं तो इसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी रहे ही होंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो देखिए जीएसटी के ये सारे कुछ डिसएडवांटेज हैं जिन्हें हम एक एक करके अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर डिसएडवांटेज के पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये है लैक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि कंप्यूटर की जानकारी का अभाव। अब देखिए जीएसटी में सारा काम होने लग गया है ऑनलाइन, मतलब रजिस्ट्रेशन से लगा करके फाइनली आप टैक्स डिपॉजिट करवाने तक का जितना भी प्रोसीजर है सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ कंप्यूटर बेस हो गया है। तो जो छोटे मोटे जो व्यापारी हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जिनको अभी कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो उन लोगों के लिए कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं क्योंकि उन लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब देखिए दूसरी अगर हम बात करें कि चलो अगर उनको कंप्यूटर का नॉलेज है भी सही तो उन्हें कंप्यूटर का नॉलेज नहीं भी हो तो वो किसी और से अपना काम करवा सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत रहेगी कि वो प्रोसीजर उनकी समझ से बाहर रहता है, उनको वो प्रोसीजर समझ में नहीं आएगा। इसलिए कंप्यूटर की नॉलेज अगर उनमें नहीं है तो फिर वो जीएसटी का जो पूरा प्रोसीजर है टैक्सेशन का, फिर वो समझ पाने में वो रहेंगे, वो बोल सकते हैं हम, वो समझ पाने में उनको दिक्कत होगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट की, डबल टैक्सेशन। अब इसमें देखिए कि हमने ये देखा है कि एक ही ट्रांजैक्शन जो कि एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है उस पर एसजीएसटी भी लग रहा है और सीजीएसटी भी लग रहा है। तो एक तरीके से ये देखा जाए तो एक ही ट्रांजैक्शन पर डबल टैक्सेशन हो गया कि नहीं हो गया। जैसे कि सपोजिवली कोई सेल हुआ है जिसके ऊपर 18% क्या लगा है, 18% जीएसटी लगा है, तो उसमें से हम ये कह सकते हैं कि 9% क्या होगा, एसजीएसटी होगा और 9% क्या होगा, उस पर सीजीएसटी होगा। आपने भी कभी कुछ परचेज किया होगा तो उसका जो बिल आपको मिला होगा तो वो कुछ इस तरीके से आपके अंदर लिखा हुआ होगा कि एसजीएसटी भी लिखा हुआ होगा और सीजीएसटी भी लिखा हुआ होगा। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही ट्रांजेक्शन के ऊपर डबल टैक्सेशन हो गया है, मतलब दोनों टैक्स लग गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लग गया है और स्टेट गवर्नमेंट का भी लग गया है। तो एक तरीके से लोग इसका डिसएडवांटेज ये भी बता रहे कि एक ही चीज़ पे 2 बार टैक्स लग रहा है, ठीक है। जबकि पहले तो बहुत सारे टैक्स लगते थे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैक्स उस प्रोडक्ट के ऊपर लगते थे, जबकि अभी तो एक ही ट्रांजैक्शन पर एक ही टैक्स डबल तरीके से लग रहा है, ठीक है। अगर हम इसको डिसएडवांटेज भी नहीं कह सकते, लेकिन ये ठीक है ना, डिसएडवांटेज की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्रेडिट इज़ नॉट अवेलेबल बिटवीन एसजीएसटी एंड सीजीएसटी इंटरचेंजेबली। तो देखिए इसमें ये मैटर हो रहा है कि जो टैक्स क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो सीजीएसटी की एसजीएसटी के लिए और एसजीएसटी की सीजीएसटी के लिए इंटरचेंजेबली तरीके से नहीं मिल रही है, मतलब एक दूसरे के लिए वो नहीं मिल रही है। अभी हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में पूरा आपको बताया था डिटेल में कि क्या चीज़ होती है, कि परचेज पे जो टैक्स हमने पेड कर दिया है और सेल से हम जो कलेक्ट करने वाले हैं उसमें से हम उसको क्या कर सकते हैं, माइनस करके अपनी क्रेडिट ले सकते हैं। तो वो जो क्रेडिट है, टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो एसजीएसटी की सीजीएसटी के लिए और सीजीएसटी की एसजीएसटी के लिए नहीं मिल रही है, मतलब इन दोनों का एक दूसरे से इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो ये भी इसका एक तरीके से क्या हो रहा है, डिसएडवांटेज माना जा रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं लैक ऑफ प्राइवेसी। लैक ऑफ प्राइवेसी के इसमें ये कह सकते हैं हम कि जो सारा काम ऑनलाइन होने लग गया है, सारा काम कंप्यूटर बेस होने लग गया है, तो
अगर किसी ने कोई कंप्यूटर हैक कर लिया या फिर कोई डेटा या ऐसा कुछ हैक कर लिया तो इससे क्या हो जाता है कि प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है, उससे डेटा क्या हो जाता है लोगों के हाथ में आ जाता है। जैसे बड़े लेवल की कंपनीज वगैरह है तो उनका डेटा किसी के हाथ में आ सकता है, तो वो प्राइवेसी का क्या होने लग गया, इसमें अभाव होने लग गया है। इसको हम ये कह सकते हैं कि इसमें निजता का अभाव होने लग गया, हिंदी में ये कह सकते हैं हम। फिर बात करते हैं हम लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम। लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम मतलब ये जो प्रणाली है, ये जो जीएसटी का, तो जीएसटी का सारा काम एक ही पोर्टल से किया जा रहा है, जीएसटी के पोर्टल से एक ही वेब से काम किया जा रहा है, जीएसटी की एक ही वेबसाइट है। तो अगर उसमें कोई थोड़ी सी भी अगर खराबी हो जाए तो सारा काम क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो वो जो सिस्टम है उसकी क्या सिक्योरिटी है कि वो वैसे का वैसे ही चलेगा, तो उसको भी एक डिसएडवांटेज की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं सम इंडस्ट्री आर नेगेटिवली अफेक्टेड बाय जीएसटी। अब देखो कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें पहले जो टैक्स की रेटें थी वो कम थी और अब जो जीएसटी लगने के बाद टैक्स की रेटें हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो वो इंडस्ट्रीज़ क्या हो गई हैं, थोड़ी सी अफेक्टेड हो गई हैं, उन पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ गया है, ठीक है। तो वो प्रभाव ऐसे पड़ा है कि उन पे अब टैक्स की रेटें ज़्यादा हैं और अब उन्हें लॉस होने लग गया है और वो इंडस्ट्री लगभग बंद होने की कगार पे आने लग गई है। और पहले वही जो इंडस्ट्री थी वही प्रोडक्ट बनाती थी, लेकिन उस प्रोडक्ट पे टैक्स की रेट क्या थी, कम थी, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी उसके ऊपर टैक्स की रेट ज़्यादा है तो वो इंडस्ट्री फिर क्या हो रही है, इफेक्टेड हो रही है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हैं जिनके प्रोडक्ट की रेटें जो है टैक्स की वो हाई हो गई है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। फिर बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 7 की। पॉइंट नंबर 7 है सम स्टेट्स आर सफरिंग। अब देखो कुछ स्टेट जो हैं, कुछ राज्य हैं, उनको भी कुछ ना कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, उन पे भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा है। कैसे प्रभाव पड़ा है, देखिए एक राज्य ऐसा है, एक स्टेट ऐसा है जो प्रोडक्शन करता है लेकिन उसके प्रोडक्ट का कंजप्शन किसी अदर स्टेट के अंदर हो रहा है, तो वो तो प्रोडक्शन करने वाला स्टेट हो गया। तो जहाँ पे कंजप्शन होगा वहाँ पे जीएसटी क्या होगा, कलेक्ट होगा। तो उस स्टेट के लिए तो कलेक्शन हो ही नहीं पाएगी कोई रिवेन्यू की, तो मतलब वो प्रोडक्शन कर रहा है जो स्टेट, उसके लिए तो रिवेन्यू कलेक्शन नील हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे जो स्टेट कंजप्शन करवा रहा है या जिस स्टेट में उसका कंजप्शन हो रहा है वहाँ पे जीएसटी लगेगा और कलेक्ट होगा। तो इस वजह से कुछ स्टेट को भी क्या होने लग गए हैं, लॉस होने लग गए हैं और उनके ऊपर भी कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ने लग गए हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने उनको 5 साल के लिए कंपनसेशन भी प्रोवाइड करवाया है। 5 साल के लिए उनको कंपनसेशन स्कीम भी उनको दी है उन स्टेट्स को जिनको इस तरह की क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है कि वो प्रोडक्शन करने वाले स्टेट हैं और उनके प्रोडक्ट का कंजप्शन कहीं अदर स्टेट के अंदर हो रहा है। तो इसके लिए उनको 5 साल के लिए कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया गया है। लेकिन 5 साल के बाद भी तो उन्हें ये लॉस होता रहेगा, तो क्या ये कंपनसेशन उनके लॉस को क्लियर करने के लिए सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं है। तो ये सारे जो है इसके हम कह सकते हैं कि जीएसटी के डिसएडवांटेज है। तो ये तो वही बात हो गई कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तो सकारात्मक होता है और दूसरा नकारात्मक होता है। तो ये जीएसटी का नकारात्मक पहलू है, तो जिसमें जीएसटी से बहुत सारे जो हम देख सक रहे हैं 7 पॉइंट है, तो इतने मतलब लॉसेज हो रहे हैं, कुछ स्टेट को हो रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ को हो रहे हैं, कुछ लोगों को हो रहे हैं। तो इस टाइप से इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। तो ये थे इसके डिसएडवांटेज। अब बाकी के जो हमारे टॉपिक है जीएसटी के, अभी बहुत लंबा चलने वाला है जीएसटी, आगे के शायद 4, 5, 6 या जो भी पार्ट रहेंगे उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो धीरे धीरे हम इसको सारे इसके टॉपिक लेते रहेंगे और एक एक इस पर मैं वीडियो बनाती रहूँगी। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और बाकी की जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट अगले जो जीएसटी के ही टॉपिक के साथ में किसी दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।